आज हम केनेजियन इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये किस तरह ये इकोनॉमिक्स डेवलप हुई, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट्स। और इसकी जो थ्योरीज हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज कल हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ी उनसे कैसे डिफरेंट है। तो जो जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ रिचर्ड टी फ्रॉइंग की बुक है, 6 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दी केनेजियन सिस्टम, the role of aggregate demand to determine output and employment। आज हम सिर्फ इसका जो 6 चैप्टर है उसको ही पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीगेट डिमांड है वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने में अपना रोल कैसे प्ले करती है। थ्योरी को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये जो थ्योरी प्रेजेंट की जॉन मैनार्ड केन्स ने, इसने बुक लिखी थी। बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, मैनर्ड केन्स। ठीक है, हुआ क्या कि इसको थ्योरी क्यों प्रेजेंट करने की, क्यों इसने प्रेजेंट की थ्योरी, क्या वजह थी उसकी। एक मशहूर जमाना डिप्रेशन, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, होल वर्ल्ड ने 1930 में ये डिप्रेशन फेस किया। इसमें हुआ क्या था, इसमें यह हुआ कि 1929 से लेकर अगर 1930 तक देखें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूएसए में 20 नियर अबाउट 25% तक पहुंच गई। ठीक हो गया, यानी कि ये 3.2 से स्टार्ट हुई और 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट थी। और जो जीएनपी है वो फॉल कर गई अप्रॉक्सीमेटली 1933 तक 30%। ठीक हो गया, ये जीएनपी फॉल कर गई इस टेन्योर के। ठीक हो गया, 1933 से ये जीएनपी फॉल कर गई। अब इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं, इससे ये कंक्लूड करते हैं जो क्लासिकल इकोनॉमी का एक मेन पिलर था, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, ये पिलर जमीन बॉस हो गया। क्यों? क्योंकि जो जीएनपी है वो तो बड़ी तेजी से फॉल कर रही है, 25% अनएम्प्लॉयमेंट है और ये सारी इनवॉलेंटरली है। ठीक है, क्लासिकल कहते थे कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, अगर उस पॉइंट के ऊपर 2% 3% अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो फ्रिक्शनल होती है, या फिर वो उसको क्या कहेंगे आप, वॉलेंटियरली होती है। उस वेजेस के ऊपर वो काम नहीं करना चाहते बल्कि लेयर को प्रेफर करते हैं। बट ये तो सब लोग काम करने चाहते हैं। जो
फुल एम्प्लॉयमेंट वाली जो थ्योरी है वो भी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। और इसी बेस पर कि तमाम रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज्ड हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल था, ये भी अब हमें वर्टिकल, अब इन द लॉन्ग रन कह रहा हूँ, इन द केन्जियन थ्योरी ये भी हमें वर्टिकल नजर नहीं आएगा। तो जी ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, जो 1930 का जो डिप्रेशन आया 76 से एडम स्मिथ से होते हुए, जो मार्शल, पीगो, क्लार्क, रिकार्डो, इन तमाम लोगों की जो थ्योरीज थी सप्लाई ओरिएंटेड थी, सप्लाई साइडेड थी, वो सब की सब थ्योरीज क्या होना शुरू हो गई, फ्लॉप होना शुरू हो गई। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आवाज आ रही है ना मेरी? मुझे कमेंट्स में बता दें जरा, ताकि मैं कंटिन्यू रखूं। ये ना हो गए कोई प्रॉब्लम आ रहा हो और मैं पढ़ाता रहूं और बाद में फिर इशू हो। अच्छा अब ये सब की सब जो थ्योरीज थी ये क्या होनी शुरू हो गई, फ्लॉप होनी शुरू हो गई। अगर उस टाइम 1930 में अगर हम वेरिएबल्स का अगर हम वेरिएबल्स का एनालिसिस करें तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल डाउन थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम था, वेजेस भी कम थी, एम्प्लॉयमेंट भी कम थी, प्रॉफिट भी क्या था, कम था। और जो क्लासिकल थे उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि आउटपुट कम है। तो ये तो कहते हैं कि और सप्लाई बढ़ा दें, और सप्लाई बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं भाई सप्लाई? क्योंकि जो सप्लाई बढ़ाएंगे तो लेबर ज्यादा एम्प्लॉय होगी। अब जो फैक्ट्री वाले हैं उनके तो प्रॉफिट ही डिक्लाइन हो गए ना, उनको इधर कोई चीज नजर आ रही है कि अगर हम ज्यादा चीजें बनाएंगे तो हमें, क्योंकि इन्वेस्टर को तो यही होता है ना कि प्रॉफिट इंक्रीज हो, ब्राइट एक्सपेक्टेशन हो। यहाँ तो सबकी सब क्या है, पैसिमिस्टिक है। तो बुरी तरीके से जो क्लासिकल थे ना वो फंस गए। अब रीजन यहाँ क्या थी कि चीजें बनी तो हुई थी पर उनको कोई डिमांड नहीं कर रहा था। अब जो डिमांड साइड की पॉलिसीज हैं, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी या डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज में फिस्कल पॉलिसी और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो तो इनके नजदीक बिल्कुल फ्लॉप थी। वो क्यों फ्लॉप थी? वो कहता है कि जैसे कि कल हमने पढ़ा कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो तो जस्ट आपकी जो डिमांड की कंपोजिशन है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उस कंपोजिशन को चेंज करेगी। ये तो इवन प्राइसेस को भी चेंज नहीं करेगी। रियल फैक्टर्स ऑफ आउटपुट, जो हमारा मसला था आउटपुट और ये एम्प्लॉयमेंट, ये दो हमारे मेजर इश्यूज थे, इनको क्या सॉल्व करना है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इतनी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल को इंक्रीज कर सकती थी। ठीक हो गया? प्राइस लेवल पहले इतना डाउन था, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज भी करते, ठीक हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन था, उससे मजीद रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन नहीं हो सकता था। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल को इफेक्ट करती, और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को उसने इफेक्ट करनी था, तो इस तरफ ये गए ही नहीं। तो फिर केन्स आया। केन्स ने इनकी थ्योरीज को, सप्लाई साइड को इफेक्ट किया, और इसने एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। और उसने कहा कि जो आउटपुट की जो डिटर्मिनेशन होती है वो एग्रीगेट डिमांड से होती है। जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये वर्टिकल नहीं होता, बल्कि इसकी शेप हॉरिजेंटल भी हो सकती है, जैसी ये सिचुएशन है। जैसा कि 1930 का ग्रेट डिप्रेशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो ये हॉरिजेंटल भी हो सकती है कि अगर आप डिमांड को बढ़ाएंगे तो प्राइसेस इतनी नीचे जा चुकी हैं, इनके अंदर इजाफा नहीं होगा बल्कि ये कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट बढ़ती चली जाएगी। अगर आप कैपिटल की डिमांड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, गिवन वेजेस हैं, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेबर तो आपको सस्ती मिलेगी। पर अब आपको करने की क्या जरूरत है, यहाँ ये करने की जरूरत है कि ये जो डिप्रेशन आया है ये इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से आया। अभी वो बताएगा कि क्यों ये इन्वेस्टमेंट कम हुई और इसकी क्या वजह थी, और इसका क्या सोल्यूशन है। तो उसने जो हमने नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, उसके जरिए वो अपने मॉडल को एक्सप्लेन करेगा।
और जो ये प्रॉब्लम्स आए थे 1930 में, उनको एग्रीगेट डिमांड या डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी से इन तमाम चीज़ों को वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। हाँ जी, तो यह है द सिंपलेस्ट क्रेजियन मॉडल, द सिंपलेस्ट केनेजियन मॉडल। वो कहता है कि आपके पास इकोनॉमी में ना टू एजेंट्स होते हैं। एक को आप हाउस होल्ड कहते हैं, एच एच लिख रहा हूँ हाउस होल्ड, और दूसरी साइड पर होते हैं बिजनेसेस। ये जो हाउस होल्ड होते हैं ना, ये यहाँ अपनी सर्विसेज देते हैं और यहाँ पर गुड एंड सर्विसेज पैदा होती हैं। ठीक हो गया? जब यहाँ पर गुड एंड सर्विसेज पैदा होती हैं, उसके रिटर्न में ये इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड रेंट देते हैं। इट्स कॉल्ड इनकम। ठीक हो गया? और इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। अब ये इनकम इनके पास आ गई। ठीक हो गया? अब ये इनकम को क्या पोर्शन, इसके कितने पार्ट्स करेगा? इसके 3 पार्ट्स करेगा। एक कंजम्पशन करेगा इसमें से, एक सेविंग करेगा, एक गवर्नमेंट को क्या देगा? टैक्स देगा। इट्स कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक हो गया? जो क्लासिकल कहते थे कि ये है सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। यही आपकी नेशनल इनकम है, यही आपकी जीएनपी है, यही आपकी जीडीपी है, वो जो कैलकुलेशन हमने की। केन्स कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। जो कंजम्पशन है ना, ये स्टेबल फंक्शन होता है। ये एमसीक्यूज है, ये है स्टेबल कंपोनेंट। ठीक हो गया? स्टेबल इस सेंस के अंदर कि जो कंजप्शन है वो तकरीबन आपकी जो इनकम होती है उसका आप 60 to 70% कंज्यूम करते हो। और ये डायरेक्ट, ये वाला इनकम का कंपोनेंट बिजनेस सेक्टर के पास जाता है जब आप गुड एंड सर्विसेज खरीदते हो, तो इसको हम सी कहते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सेविंग। ये किसके पास जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास। और जो थर्ड फैक्टर है वो जाता है गवर्नमेंट के पास। अब इस सेविंग को, क्योंकि हम तो यही कहते हैं ना कि जो सप्लाई है और वो डिमांड आपस में इक्वल होती है, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। अब इन्होंने तो यहां तो इनकम ये भेज दी थी, फर्ज करें 100, 70 लग गए कंजम्पशन में, 20 सेविंग में, 10 टैक्स, तो ये 70 तो इनके पास चला गया एज इट इज। अब ये 20 और 10, ये फाइनेंशियल, ये इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए, जो कि बिजनेस सेक्टर में होगी। अब इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 3 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस रिस्क इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया? यानी कि जो हम इनकम को जनरेट करने के लिए, गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल पे जो इन्वेस्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो हम घर वगैरह बनाते हैं। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए हम पहले से गुड एंड सर्विसेज को फुल फॉर्म में या हाफ फॉर्म में रेडी कर लेते हैं और उसको इन्वेंट्रीज में रखते हैं। जैसे ही डिमांड आती है उस चीज़ की, तो हम उसको पूरा कर देते हैं। और ये जो बिजनेस सेक्टर की तरफ जाएगा, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंस होंगे। तो इसको कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो ये जो है साइड y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, कार्ड एग्रीगेट सप्लाई, ये यहीं से चल रहा है। और ये क्या है? y इज इक्वल टू, ये c तो एज इट इज आ गया था, बिजनेस वाली साइड पे देखेंगे c i एंड g। यानी कि जो हाउस होल्ड ने फ्लॉट किया, जो c था, ये तो 100% इक्वली होना है।
अब हमने ये देखना है कि जो सेविंग है वो एक्चुअल में इक्वल हुई है या नहीं, यानी कि जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट थी और रियलाइज इन्वेस्टमेंट। डिजायर्ड तो ये थी कि 20 की सेविंग की और इन्वेस्टमेंट भी कितने की होनी चाहिए, 20 की। अब रियल में हमने देखना है कि वो 20 की हुई है या नहीं हुई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने होने चाहिए, 10 के डिजायर्ड थे, अब रियल में कितने हुए। ठीक हो गया। अब केन्स ये कहता है कि जो ये प्रॉब्लम आया था ना, प्रॉब्लम किसकी वजह से आया था, इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी। इन्वेस्टमेंट सपोज डेट उस वक्त सेविंग थी, फर्ज करें $20 की, इसको वो कहता है लीकेजेस। इट्स कॉल्ड लीकेजेस। जो लीकेजेस थे वो इंजेक्शन, लीकेजेस का मतलब होता है कि किसी चीज को निकाल लेना। इंजेक्शन का मतलब होता है कि उस चीज किसी एक चीज को किसी दूसरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है नेशनल इनकम का, इसका नेगेटिव आता है। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि जितना निकला है ना उतना इंजेक्ट होना चाहिए, फिर तो ठीक है, क्लासिकल बिल्कुल ठीक है। पर इधर हुआ क्या कि जो डिजायर इन्वेस्टमेंट थी वो 20 थी, पर रियलाइज कितनी हुई, जो रियल में हुई वो 10 हुई, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई का जो कंपोनेंट था ये तो यहां से 100 गया, कंजप्शन यहां पर 70 हुई, डिजायर जो रियल इन्वेस्टमेंट थी वो 10 हुई, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 10 हुए। ये क्या हो गई, 90 डिमांड हुई। 90 डिमांड यानी कि इन्होंने तो चीजें कितने की बनाई थी, चीजें कितने की बनी थी, 100 की बनी थी, तभी इनको 100 रुपीज दिए। पर जो सेल हुई है, जो डिमांड हुई है वो क्या हुई है, 90 की हुई है। अब ये पॉइंट समझने वाला है। अब 10 गुड्स बच गई इनकी, 10 गुड्स बच गई, तो अगली बार इन्होंने क्या किया, 90 ही गुड्स बनाई। इनके पास इनकम भी कितनी गई, 90 गई। फिर 10 चीजें तो पहले की बची हुई थी, ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे अब 100 चीजें बिकेंगी, पर इनके पास इनकम कितनी आई, 90। ठीक हो गया। फर्ज करें वो 90 की ही 90 चीजें ही बिक गई, 10 फिर अनबिकी रह गई। तो क्या हुआ, इसी तरह हर ईयर में कुछ कुछ जो गुड्स थी वो अनसोल्ड रहती गई, जिसकी वजह से जो डिजायर थी इन्वेस्टमेंट वो कम हुई, और रियलाइज इन्वेस्टमेंट क्या हुई, जो डिजायर इन्वेस्टमेंट थी वो ज्यादा थी, और रियल लाइज इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से इन्वेंट्रीज के स्टॉक लग गए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली गई, गोदाम के गोदाम भर गए चीजों के, और नई प्रोडक्ट्स बनना क्या हो गई, बंद हो गई। नई नई प्रोडक्ट्स बनना बंद हुई तो आउटपुट कम हो गई, आउटपुट कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई। जो पहले आउटपुट जो कोई खरीदने नहीं आ रहा था उनकी प्राइसेस कम हो गई, प्राइसेस कम होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गए, प्रॉफिट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होती चली गई। ठीक हो गया। ये केन्स का सारा फ्रेमवर्क है। अगर ये फ्रेमवर्क आपको समझ आ जाता है तो इट मींस जो केन्सियन इकोनॉमिक्स है वो आपको समझ आ जाएगी आज। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि सिचुएशन ये भी हो सकती थी, यहां पर क्या होगी, अकामुलेशन गुड एंड सर्विसेज होगी। डी अकामुलेट कैसे होता कि अगर डिजायर्ड कम होती और रियलाइज में क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती। ऐसे भी पॉसिबल है कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी 20 की, पर 30 की हो गई। इनके पास हो सकता है पहले से कुछ सेविंग्स हो। ठीक हो गया, दोनों सिचुएशन हो। थर्ड ये भी हो सकता है कि डिजायर और जो रियलाइज हैं वो आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक हो गया, जैसे कि क्लासिकल में। वो कहता है कि जब लीकेजेस और इंजेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम आता है ना, तो फिर क्या होता है, फिर यही हाल हुआ है, होता है जो 1930 में हुआ। तो इसका हल उसने क्या बताया, इसने हल इसको ये बताया कि जितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुई है, ठीक हो गया, उतनी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दे। ठीक हो गया, यानी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं तो गवर्नमेंट आ जाए, नए प्रोजेक्ट शुरू कर ले, नए इन्वेस्टमेंट शुरू करे। उससे क्या होगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक हो गया। और एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा। यानी कि ये ऐसे ही है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। होना चाहिए था 100, ये 70 था, ये 20 10, ये इनिशियल पोजीशन थी।
एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड वाई ई आपस में इक्वल थे, तो हुआ क्या, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई जी, कि इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, कम हो गई। अब ये पोर्शन क्या हो गया, 90 हो गया। अब प्राइवेट लोग तो नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइवेट लोग तो प्रॉफिट को देखकर करते हैं। तो वो क्या कहता है कि अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट है ना वो अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए। अब गवर्नमेंट कैसे करेगी, बजट डेफिसिट करेगी। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हम देखेंगे ना, उधर से भी आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, इस वजह से जो केन्स है इसको पब्लिक फाइनेंस का फाउंडर या फिस्कलिस्ट कहते हैं, जो फिर सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की हमायत करने वाला आदमी था। ठीक है, क्योंकि जो मर्केंटाइलिस्ट के बाद आए थे क्लासिकल, वो नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इंटरफेरेंस को कहते थे उस वक्त, क्योंकि किंगडम्स होती थी। अब जब इसकी थ्योरीज आई तो उस वक्त यूरोप अमेरिका में डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। ठीक हो गया, तो फिर इसने दोबारा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इस सेंस में कि अगर लोगों की वेलफेयर के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट कम हुई है, अगर गवर्नमेंट उतनी इन्वेस्टमेंट कर ले, गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अगर इंटरफेरेंस करती है तो उसको करना चाहिए, और ये क्या कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। ठीक हो गया जी। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको, मैंने बड़ा अच्छा समझाने की कोशिश की आपको, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आपको ये चीज समझ भी आ गई होगी। इसमें ही हम इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को भी देखते हैं, खैर वो हम एंड पे देखेंगे इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को। इधर हम देखते हैं कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है ना, वो केन्जियन इकोनॉमी में कैसे होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे होगी जी, वो कहता है ये आपके एग्रीगेटेड डिमांड के कंपोनेंट, इनको वन बाय वन उसने डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि जब मैंने हबीबुल्लाह वसीर की बुक पढ़ाई आपको, ये इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन के, सेविंग के, इन्वेस्टमेंट के, एपीएस एमपीएस, वो सारे हम पर कर चुके हैं, तो इधर मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो सी इजिकल टू क्या हो गया, ए बी वाई डी, वाई अब क्या होता है वाई टी, तो इसको लिख लें ए प्लस बी वाई माइनस बी टी। ठीक हो गया। अब इसमें अगर हम वैल्यूज को पुट कर लें, ए प्लस बी वाई माइनस बी टी, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस ये y इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए माइनस बी टी जमा आई बार जमा जी बार, y कॉमन वन माइनस बी ए माइनस बी टी जमा आई बार जी बार, वन माइनस बी को डिवाइड किया, वन माइनस बी ए माइनस बी टी जमा आई बार जमा जी बार, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड इट्स कॉल्ड ऑटोनोमस कंपोनेंट। ठीक हो गया, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर या एक्सपो ऑटोनोमस कंपोनेंट कहते हैं। और ये हमारा इक्विलिब्रियम है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 45 के एंगल पर ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, ये इक्विलिब्रियम है। ये हमारी एम्प्लॉयमेंट इधर होगी हमारी, इस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट, सेविंग प्लस टैक्स आई प्लस जी आपस में इक्वल होंगे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है कि ये आपका इक्विलिब्रियम है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इस हेल्पिंग कर्व को, कुछ बुक्स में इसको एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी लिखा हुआ है, वहां इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पर आपकी इनकम डिटर्मिनेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे एग्रीगेट डिमांड है और इट्स कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक हो गया, तो एग्रीगेट डिमांड ने आपकी एग्रीगेट सप्लाई को डिटरमाइन करना है। सपोज एग्रीगेट ये सी प्लस, तो आउटपुट आपकी ज्यादा हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो आउटपुट क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है, इसी ने डिसाइड करना है कि ये जो नीचे आपकी एग्रीगेट सप्लाई या आउटपुट, फाइनल आउटपुट आ रही है, ये कितनी आ रही है। ठीक हो गया। अगर
वाई इज इक्वल टू 1/1 - b a - b t जमा a। अच्छा, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर, इट्स कॉल्ड ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस कंजप्शन ए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, इनके साथ पॉजिटिव का साइन है तो ये नेशनल इनकम को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अगर सपोज डैट आपकी C+I+G इधर इक्विलिब्रियम पर है और ये आपका इक्विलिब्रियम है, पर आप चाहते हैं कि जो पोटेंशियल जीडीपी है यह हमें इधर जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करे, कंजप्शन को बढ़ा दे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाकर आप इस पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो इट्स कार्ड, यहां पर आपकी एक्चुअल जीडीपी कम थी, पोटेंशियल ज्यादा थी, यानी कि यहां जाना चाहिए था, आप एक्चुअल से कम थे, तो इट्स कार्ड डिफ्लेशनरी गैप, इट्स कार्ड डिफ्लेशनरी गैप। ठीक हो गया। अगर इसका अपोजिट सीन होता कि ये भी पॉसिबल था कि मेरा इक्विलिब्रियम यहां पर है पर पोटेंशियल जीडीपी यहां पर है, ये पोटेंशियल है C+I+G। अब यहां पर ये जो आगे गई हुई है इन्फ्लेशन की वजह से गई हुई है, प्राइसेस ज्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव साइन वाला है टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो एग्रीगेटेड डिमांड को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, जो ये डिफ्लेशनरी गैप था इसको कम हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो केन्स ये कहता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम होता है, जरूरी नहीं कि वहां पर एग्रीगेट जो डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर है, वहां फुल प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हो। ठीक हो गया। जैसे ये भी हो सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है ये पॉजिटिव हो। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव और हॉरिजॉन्टल इस चीज को शो कर रहा है, ये तो डिप्रेशन की सिचुएशन है प्योरली, कि सारे के सारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट है, सारे से सारे मैक्सिमम। और जो ये है, जब आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं यहाँ पर, यहाँ तो प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आउटपुट पे फर्क पड़ रहा है, इससे आगे प्राइसेस और आउटपुट के ऊपर, दोनों के ऊपर फर्क पड़ रहा है। ठीक हो गया। ये नॉर्मल सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक हो गया। और केन्स क्या है, शॉर्ट रन का इकोनॉमिस्ट है, वो कहता है लॉन्ग रन में तो हम डाई हो जाएंगे, तो हमें शॉर्ट रन की बात करनी चाहिए। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाएं तो आप इधर मूव हो सकते हैं इजीली। ठीक हो गया। जैसा कि अब मैं दिखाता हूं आपको कि ये है y इज इक्वल टू 1 - b a - b t जमा i जमा जी। अब चेंज इन इनकम जमा चेंज 1 - b इंटू 1 - b t जमा i जमा जमा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैंने चेंज किया। ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज करने से नेशनल इनकम में चेंज आएगा। तो दूसरी क्वेश्चन में से पहली को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर चेंज आई 1 - b कॉमन आ जाएगा, और ये ए से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आखिर में क्या बच जाएगा, चेंज इन जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो बी पे डिपेंड करती है। अगर बी 0 ना 1 के करीब होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बी की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के दरमियान। अगर ये 0 आओ बी, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 - b। ठीक हो गया। और अगर ये 1 हो जाए बी की वैल्यू, तो मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाएगा। नॉर्मली ना ये 1 होता है और ना ये 0 होता है, ये नॉर्मली 0.8 0.7 वो होता है। तो अगर फर्ज करें वीएस को मैं 0.8 कंसीडर कर लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन जी, ये 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग में 5 का चेंज लेकर आऊं तो नेशनल इनकम में कितने का चेंज आएगा, 25 का, मल्टीपल टाइम चेंज आएगा। तो मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप किसी भी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज लेकर आएंगे, जितना आप चेंज लेकर आएंगे
नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम चेंज आएगा जो कि मल्टीप्लायर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और मल्टीप्लायर की वैल्यू एमपीसी या एमपीएस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। ठीक हो गया। तो इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का और ऑटोनोमस कंजप्शन का पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, और टैक्स का क्या होगा इसके ऊपर, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। एक केन्स यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है, वो कहता है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मल्टीप्लायर है, चेंज इन वाई और चेंज इन जी, वो बराबर होता है 1 - 1 बी के, अभी हमने प्रूव भी किया। और चेंज इन वाई और चेंज इन टैक्स वो बराबर होता है -b 1 - b के। और अगर आप इन दोनों को जमा कर लें, चेंज वाई चेंज इन जी जमा चेंज इन वाई और चेंज इन टी, ये हमेशा 1 के इक्वल होंगे। 1 के इक्वल का मतलब क्या है कि 1/1 - b -1 - b 1 - b एलसीएम 1 - b, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टैक्स इंक्रीज करते हैं, टैक्स इंक्रीज करते हैं, और टैक्स इंक्रीज करने से आप जो साथ क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आपने 100 टाइम 100 रुपीज टैक्स इंक्रीज किया तो वो कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे ना। अब जो गवर्नमेंट का जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में टैक्स की जो मल्टीप्लायर है नेगेटिव उससे ज्यादा होगी। वो कैसे ज्यादा होगी देखते हैं जी। फर्ज करें जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा देती है, 100 था उसे कर देती है 200, कितने का चेंज आया जी, 100 का चेंज आया। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, चेंज इन वाई -b 1 - b इंटू चेंज इन टी। अभी एमपीसी हम एज्यूम कर लेते हैं 0.8, 1 - 0.8, और ये कितने का आया 100। हाँ जी, -0.8 और 0.2 100, तो ये आ जाएगा 4 × 100। तो 100 अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर दे तो नेशनल इनकम के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो -4 का आएगा। इसी तरीके से चेंज इन जी 1 - b चेंज इन इनकम चेंज इन जी। अब जो टैक्स गवर्नमेंट ने 100 बढ़ाया है तो इसका मतलब क्या है, 100 एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। 1/1 - 0.8 एमपीसी, तो ये क्या रहेगा 500, तो ये क्या रहेगा 500। अब इनको जमा कर लें, ये कितना आया था चेंज इन इनकम -400, और ये कितना आया 100, तो चेंज इन इनकम में क्या आ गया 100 का इजाफा हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर आप फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हैं, टैक्स लगाने की वजह से जितना आपने टैक्स लगाया था उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया नेशनल इनकम के ऊपर, जो लीकेजेस बढ़ी वो 400 बढ़ गई, पर उससे जो इंजेक्शन आया, जो इंक्रीज हुआ वो 500। अगर उनको सम किया तो इकोनॉमी को जो इनिशियल में आपने जो टैक्स लगाया था उतना क्या हो गया, इजाफा हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ है लमसम टैक्स के लिए। अगर इंड्यूस टैक्स हो, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंड्यूस टैक्स शामिल नहीं किया, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं थोड़े वीक होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है इंड्यूस के साथ उसके टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर इनकम 100 में इजाफा हुआ है तो उसका लेस देन 100 इजाफा होगी। तो बस आप इसको बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को याद रखेंगे। अब देखते हैं जो केन्स ने सोल्यूशन दिया उस डिप्रेशन का। केंद्र ने क्या सोल्यूशन दिया नहीं, केंद्र ने हमें बताया कि जो वो सिचुएशन हुई थी ना, उस उधर जो सिचुएशन हुई 1930 में, ये सिचुएशन हुई थी, ये हमारी इकोनॉमी थी, और ये उसका ना सपोज डेट इक्विलिब्रियम था। इसका नाम हम क्या लेते हैं, वाईपी। ये इसका इक्विलिब्रियम था, पर इकोनॉमी एग्जिस्ट किधर कर रही थी, इधर कर रही थी, जहां पर क्या है ई एल, ई एल
वाई एल, यानी कि इनकम लोअर है, ये फुल है पी। और यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट है सी प्लस आई वन जमा जी नॉट, ये इक्विलिब्रियम है। अब सिचुएशन यहाँ पर क्या है कि एग्रीगेट जो सप्लाई है वो ज्यादा है अगर इस पॉइंट पे देखें, और एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है। 90-30 का डिप्रेशन। अब गवर्नमेंट क्या कहता है केन्स कि ये जो गैप है ना, ये एक्सपेंडिचर का गैप है, इट्स कॉल्ड एक्सपेंडिचर गैप। आप किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लें, ये जो I1 है ना इसको बढ़ा लें। जैसे मैंने बताया था, ये एक्चुअल में क्या था, 70-20-10, ये हो गई 70-10-10। होना चाहिए था इसको यहाँ पर 100 पर ये पहुंची किस पे हुई है, 90 पे। अब लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें, लोग कहते हैं हम तो नहीं करते, पहले ही प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि आप ये वाला कंपोनेंट्स को बढ़ा लें, इसको क्या कर लें, 20 कर लें, 10-70, यानी कि ये पहले इन्वेस्टमेंट कम हुई हुई है, नेगेटिव चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आप क्या कर लें, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करें। फिर उससे क्या होगा कि आपका ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, सी प्लस I1 जमा G1, आप इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। जो वो प्रॉब्लम था यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ये फिजिकल पॉलिसी की वजह से हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हमने इंक्रीज किया है। तो इट्स कार्ड फिजिकल पॉलिसी, जिसकी वजह से हमने उसको अच्छे तरीके, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और इसमें स्टार्ट में ना हिस्ट्री लिखी हुई है अमेरिकन और ब्रिटिश की। ठीक हो गया, क्योंकि 1930 में ब्रिटिश के भी काफी अच्छे हालात थे, और ये किसी दौर में सुपर पावर थी। तो इस वजह से ब्रिटिश की भी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, उनके प्रेसिडेंट्स और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम, ये भी सम टाइम पूछ लिए जाते हैं। और जो फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए हैं इधर, तो ये जिसके डाटा शो किया गया एम्प्लॉयमेंट का, और वो आप इसको देख लेंगे। फिर सिंपलेस्ट केजियन मॉडल है, इसको हम देखेंगे कि कैसे लीकेजेस क्या होती हैं, इंजेक्शन क्या होते हैं, रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट क्या है और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्यों बराबर होना चाहिए, ये मैंने सारा चीज़ें आपको डिटेल से बता दी हैं। बाकी इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं पहले पढ़ा चुका था, इस वजह से वो मैंने नहीं पढ़ाए। फिर इक्विलिब्रियम्स को मैंने बता दिया, चेंज इनकम में कैसे चेंज आता है वो आपको बता दिया मैंने। और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, ये बैलेंस सिर्फ वन तभी जवाब आएगा जब ऑटोनोमस टैक्स हैं, अगर इंड्यूस टैक्स हैं फिर ये लेस देन वन जवाब आएगा। ठीक हो गया, तो ये भी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। और फिर कैसे फिजिकल स्टेबलाइजेशन पॉलिसी है, कैसे फिजिकल पॉलिसी स्टेबलाइजेशन लेकर आती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये 6 चैप्टर है, तो कल इंशाल्लाह जो केन्स का अगला चैप्टर है 7 चैप्टर, उसको हम पढ़ेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 हम इकोनॉमिस्ट्स को पढ़ते जाएंगे, फिर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज की तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। ठीक हो गया। आज सिर्फ मैंने एक ही क्लास लेनी थी, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर कल